एक लड़की शादी करने के बाद अपने पति के साथ नेपाल में घूमने के लिए जाती है और नेपाल से ही अचानक कहीं लापता हो जाती है। पुलिस जब उस लड़की की तलाश करना शुरू करती है तो एक ऐसी सच्चाई निकल कर सामने आती है जिसे जानने के बाद हर कोई सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है कि एक बेहद पढ़ा लिखा इंसान भला ऐसा कैसे कर सकता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले की। गोरखपुर ज़िले में एक थाना लगता है कैंट, और कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ला है बिलंदपुर, और बिलंदपुर मोहल्ले का रहने वाला है हरिराम श्रीवास्तव। हरिराम श्रीवास्तव के घर में उसकी पत्नी के अलावा 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटी। बड़े बेटे का नाम है अमर, दूसरे बेटे का नाम है प्रकाश, तीसरी बेटी अंजलि और सबसे छोटी राखी। राखी जिसके पति का नाम है मनीष सिंह, जो बिहार के गया जिले का रहने वाला है। मनीष और राखी की शादी फरवरी 2018 में होती है। ये बात है 31 मई 2018 की। मनीष अपनी पत्नी राखी को लेकर नेपाल के भैरवा में घूमने के लिए जाता है और 2 दिन बाद 2 जून को मनीष अपनी पत्नी राखी से वापस घर चलने के लिए कहता है। लेकिन राखी अपने पति मनीष से कहती है कि मुझे कुछ काम है, आप घर जाइए, मैं कल शाम तक वापस आ जाऊंगी। मनीष राखी को वहीं छोड़कर वापस अपने घर चला आता है और अगले दिन 2 जून की शाम को जब राखी के पास फ़ोन करता है तो राखी का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। मनीष बार बार राखी के नंबर पर फ़ोन करता है, लेकिन राखी का नंबर जब ऑन ही नहीं होता है तो मनीष राखी को खोजने के लिए फिर से नेपाल के भैरवा स्थित उसी होटल में जाता है जहां दोनों 2 दिन तक रुके थे। होटल के मैनेजर से राखी के बारे में पूछताछ करता है तो होटल का मैनेजर कहता है कि राखी तो 2 जून को ही होटल खाली करके चली गई है। जैसे ही मैनेजर इस तरह की बातें कहता है, ये सुनकर मनीष काफ़ी परेशान हो जाता है। उसके बाद मनीष राखी की उस इलाके में हर जगह तलाश करता है, लेकिन राखी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए मनीष इस बात की जानकारी अपने साले अमर को दे देता है। अमर को जैसे ही पता चलता है कि उसकी बहन कहीं लापता हो गई है, अमर आगे पीछे कुछ नहीं सोचता है और नज़दीकी कैंट थाने में जाकर मनीष के ऊपर ही अपनी बहन राखी के अपहरण का मुकदमा दर्ज करवा देता है। पुलिस मनीष को अपनी हिरासत में लेकर थाने आती है और उससे राखी के बारे में पूछताछ करती है। मनीष कहता है कि साहब, मैं खुद राखी को लेकर काफ़ी परेशान हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग भी इस मामले की अच्छे से तहकीकात करिए। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन मनीष के खिलाफ जब कोई सबूत नहीं मिलता है तो आखिरकार पुलिस मनीष को छोड़ देती है और राखी का पता लगाने के लिए राखी के फ़ोन की कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल को जब चेक करती है तो पता चलता है कि राखी का आखिरी लोकेशन नेपाल के भैरवा का ही दिखाई दे रहा है। पुलिस को भी ये समझ में नहीं आता है कि आखिर राखी बिना बताए कहाँ गायब हो गई है। पुलिस जब काफ़ी प्रयास करती है, राखी के बारे में जब कुछ पता नहीं चलता है तो पुलिस फिर से मनीष से पूछताछ करती है। तब जाकर मनीष एक ऐसी सच्चाई पुलिस वालों को बताता है जिसे सुनकर पुलिस वाले भी एकदम से हैरान रह जाते हैं। मनीष पुलिस वालों को बताता है कि साहब, राखी की मुझसे पहली बार शादी नहीं हुई है, बल्कि इससे पहले भी राखी ने एक शादी किया था। राखी के पहले पति का नाम है डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह, जो गोरखपुर जिले के आर्यन हॉस्पिटल का संचालक है। साथ ही मनीष पुलिस वालों से ये भी बताता है कि साहब, राखी ने डॉक्टर धीरेन्द्र से बिना तलाक लिए ही मुझसे शादी किया है। मनीष जैसे ही इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस को भी डॉक्टर धीरेन्द्र के ऊपर शक हो जाता है। इसीलिए पुलिस डॉक्टर धीरेन्द्र के बारे में जांच पड़ताल करना शुरू करती है। पुलिस जब राखी की कॉल डिटेल चेक करती है तो पता चलता है कि राखी ने 2 जून को डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह से बातचीत किया था। दरअसल डॉक्टर धीरेन्द्र ने खुद राखी को फ़ोन किया था, लेकिन जैसे ही इस तरह की कॉल डिटेल पुलिस को मिलती है, पुलिस को पूरा भरोसा हो जाता है कि डॉक्टर धीरेन्द्र राखी के बारे में काफ़ी कुछ जानता है। इसीलिए पुलिस इस मामले की और गहराई से जाँच पड़ताल करना शुरू करती है। पुलिस जब डॉक्टर धीरेन्द्र के बारे में जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो पुलिस के सामने 2 लोगों के नाम निकलकर सामने आते हैं, जिनमें से एक का नाम है प्रमोद सिंह और दूसरे का नाम है दीपक निषाद। दरअसल ये दोनों कोई और नहीं, डॉक्टर धीरेन्द्र के ही कर्मचारी हैं।
2 जून 2018 को दोनों के फ़ोन की आखिरी लोकेशन नेपाल के उसी इलाके का दिखाई दे रहा था जहां राखी का भी आखिरी लोकेशन दिखाई दे रहा था। जैसे ही पुलिस को इस तरह का कॉल डिटेल मिल जाता है, पुलिस इसी डिटेल के आधार पर दीपक और प्रमोद को अपनी हिरासत में लेकर थाने आती है और इन दोनों से राखी के बारे में पूछताछ करती है। पूछताछ में दोनों बिना किसी सख्ती या दबाव के तुरंत ही अपनी सारी सच्चाई पुलिस को बता देते हैं। दोनों पुलिस वालों को बताते हैं कि साहब, हमने जो कुछ भी किया है अपने मालिक के कहने पर ही किया है। दरअसल उस दिन हमारा मालिक भी हमारे साथ ही था। दोनों जैसे ही घटनास्थल पर डॉक्टर धीरेन्द्र की मौजूदगी की बात करते हैं, पुलिस इन दोनों के बयानों के आधार पर डॉक्टर धीरेन्द्र को अपनी हिरासत में लेकर थाने आती है। थाने में जब डॉक्टर धीरेन्द्र अपने दोनों कर्मचारियों को देखता है तो तुरंत समझ लेता है कि ये मामला पूरी तरह से खुल चुका है। इसीलिए डॉक्टर धीरेन्द्र भी तुरंत ही अपनी सारी सच्चाई पुलिस वालों को बता देता है। डॉक्टर धीरेन्द्र पुलिस वालों को बताता है कि साहब, 2 जून को ही नेपाल में राखी की हत्या कर दिया गया है और राखी की लाश नेपाल के पोखरा के जंगल में पड़ी है। लेकिन डॉक्टर धीरेन्द्र जब इस हत्या की पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो वाकई में इसे सुनकर खुद मनीष और अमर को भी अपने कानों पर भरोसा नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2006 में, जब हरिराम की तबीयत खराब होती है और अमर अपने पिता को डॉक्टर धीरेन्द्र के हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है। हॉस्पिटल में हरिराम को सब देखने के लिए बारी बारी से आते हैं। राखी भी अपने पिता को हॉस्पिटल में देखने के लिए जाती है। इसी दौरान डॉक्टर धीरेन्द्र जब पहली बार राखी को देखता है तो राखी की खूबसूरती को देखकर पहली नज़र में ही राखी का दीवाना हो जाता है। इसके बाद राखी जब भी अपने पिता को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाती है, डॉक्टर धीरेन्द्र अपना सारा काम धाम छोड़कर हरिराम की देखभाल करने लग जाता है। इसे देखकर राखी को भी कहीं न कहीं इस बात का एहसास होने लगता है कि डॉक्टर धीरेन्द्र उसे पसंद करने लगा है। आखिरकार डॉक्टर धीरेन्द्र और राखी के बीच में धीरे धीरे प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। जैसे ही दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, इसके बाद राखी डॉक्टर धीरेन्द्र से मुलाकात करने के लिए अक्सर डॉक्टर धीरेन्द्र के हॉस्पिटल में आना जाना शुरू कर देती है और दोनों एक दूसरे से अकेले में मुलाकात भी करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही 1 साल का समय गुजरता है तो आखिरकार राखी को डॉक्टर धीरेन्द्र की सारी सच्चाई का पता चल जाता है कि डॉक्टर धीरेन्द्र पहले से ही शादीशुदा है और उसकी पहली पत्नी का नाम है उषा सिंह। राखी को जैसे ही सच्चाई पता चलती है तो राखी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। राखी डॉक्टर धीरेन्द्र को बिना कुछ बताए ही गोंडा में बीएड में दाखिला ले लेती है और हॉस्पिटल में ही रहकर अपनी पढ़ाई करने लगती है। इधर डॉक्टर धीरेन्द्र को जब पता चलता है कि राखी उससे बातचीत करना नहीं चाहती है तो आखिरकार एक दिन डॉक्टर धीरेन्द्र गोंडा चला जाता है और राखी से पूछताछ करता है कि आखिरकार तुम मुझसे बातचीत क्यों नहीं कर रही हो। तब राखी डॉक्टर धीरेन्द्र से कहती है कि आखिरकार तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम शादीशुदा नहीं हो। इस पर डॉक्टर धीरेन्द्र कहता है कि मैं तुमको सारी सच्चाई बताने ही वाला था, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन भरोसा करो, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ। साथ चलने की बात जैसे ही डॉक्टर धीरेन्द्र कहता है, इस पर राखी डॉक्टर धीरेन्द्र के सामने शर्त रख देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तभी चल सकती हूँ जब तुम मेरे साथ शादी करोगे। डॉक्टर धीरेन्द्र राखी से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होता है, बल्कि साल 2011 में आर्य समाज मंदिर में जाकर दोनों शादी भी कर लेते हैं। राखी जब डॉक्टर धीरेन्द्र से शादी कर लेती है तो इस बात की जानकारी जब उसके घर वालों को होती है तो उसके घर वाले भी काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन राखी का पिता इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसकी इसी सदमे के कारण मौत हो जाती है। जैसे ही राखी का पिता इस दुनिया को छोड़कर गुजर जाता है तो राखी के भाई भी राखी से सारा रिश्ता ही खत्म कर लेते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र जब राखी से शादी कर लेता है तो शादी करने के बाद गोरखपुर में ही एक घर खरीदकर राखी के साथ रहने लगता है। कभी राखी के साथ रहता है तो कभी अपनी पहली पत्नी के साथ रहता है। जैसे ही कुछ दिन का समय गुजर जाता है, डॉक्टर धीरेन्द्र की पत्नी उषा को सारी सच्चाई का पता चल जाता है। उषा को जैसे ही पता चलता है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर लिया है तो उषा डॉक्टर धीरेन्द्र को धमकी देती है और कहती है कि अगर तुमने राखी को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दूंगी। डॉक्टर धीरेन्द्र ना तो अपनी पत्नी को छोड़ पाता है और ना राखी के बिना रह पाता है।
उषा के बार बार कहने के बावजूद भी जब डॉक्टर धीरेन्द्र राखी को नहीं छोड़ता है तो उषा डॉक्टर धीरेन्द्र के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देती है। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी डॉक्टर धीरेन्द्र राखी को नहीं छोड़ता है, क्योंकि राखी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। राखी जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो जन्म देते के दौरान ही उसके बच्चे की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से राखी काफ़ी गुमसुम रहने लगती है। राखी इस प्रकार से गुमसुम रहने लगती है कि उसकी खूबसूरती दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। राखी की खूबसूरती जब डॉक्टर धीरेन्द्र को दिखाई नहीं देती है तो डॉक्टर धीरेन्द्र भी धीरे धीरे राखी से दूरियां बढ़ाने लगता है। राखी डॉक्टर धीरेन्द्र से कहती है कि मुझे छोड़ने के बारे में तुम कभी सपने में भी मत सोचना, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से मैंने अपने पूरे घर वालों को छोड़ दिया है। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि डॉक्टर धीरेन्द्र फैसला कर चुका था कि वो राखी को छोड़कर अपनी पहली पत्नी उषा के साथ रहेगा। जैसे ही ये बात राखी से कहता है तो राखी इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है और डॉक्टर धीरेन्द्र के ऊपर साल 2017 में बलात्कार और अपहरण का मुकदमा दर्ज करवा देती है। मुकदमा दर्ज होने के बाद धीरे धीरे डॉक्टर धीरेन्द्र की उस इलाके में काफ़ी बदनामी होती है और उसकी छवि इस प्रकार से खराब हो जाती है कि अब उसके हॉस्पिटल में मरीजों का आना जाना भी बेहद ही कम हो जाता है। और इस मुकदमे से डॉक्टर धीरेन्द्र काफ़ी परेशान रहने लगता है। डॉक्टर धीरेन्द्र राखी से कहता है कि मुकदमा वापस ले लो, बदले में मैं तुमको काफ़ी सारा पैसा दूंगा। लेकिन राखी कहती है कि मैं जिस घर में रहती हूँ वो घर तुम मेरे नाम कर दो तो मैं मुकदमा वापस ले लूँगी। लेकिन डॉक्टर धीरेन्द्र वो घर राखी को देने के लिए तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि उस घर की कीमत करोड़ों रुपए में होती है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन तभी इसी दौरान राखी के जीवन में मनीष आता है। मनीष जो कि गया जिले का रहने वाला है। राखी के बगल में ही उसका एक रिश्तेदार रहता है, जिससे मिलने के लिए मनीष अक्सर उनके घर आता जाता रहता है। मनीष और राखी के बीच में जब आमना सामना होता है तो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फरवरी 2018 में दोनों शादी भी कर लेते हैं। लेकिन राखी मनीष से अपनी पिछली ज़िंदगी की सारी बातें बता देती है। मनीष जो काफ़ी सीधा साधा और दिल से भी काफ़ी अच्छा इंसान है। मनीष राखी को समझाते हुए कहता है कि पिछली ज़िंदगी में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ और हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। लेकिन राखी मनीष से शादी करने के बावजूद भी डॉक्टर धीरेन्द्र से बातचीत करना नहीं छोड़ती है, बल्कि डॉक्टर धीरेन्द्र के ऊपर अपने उसी घर को अपने नाम करवाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से डॉक्टर धीरेन्द्र काफ़ी परेशान हो जाता है। डॉक्टर धीरेन्द्र राखी से इस तरह से परेशान हो जाता है कि आखिरकार राखी को इस दुनिया से ही हटाने का फैसला कर लेता है। इसीलिए डॉक्टर धीरेन्द्र राखी से प्यार मोहब्बत से बातें करने लगता है। राखी मनीष से शादी करने के बावजूद भी डॉक्टर धीरेन्द्र के प्यार को नहीं भूल पाती है। डॉक्टर धीरेन्द्र जब फिर से राखी से प्यार भरी बातें करने लगता है तो राखी फिर से डॉक्टर धीरेन्द्र की बातों में आ जाती है। 2 जून 2018 को जब राखी मनीष के साथ नेपाल के भैरवा में जाती है तो वहीं से फ़ोन करके डॉक्टर धीरेन्द्र से कहती है कि मैं मनीष के साथ भैरवा में घूमने आई हूँ। राखी जैसे ही नेपाल में होने की बात बताती है, डॉक्टर धीरेन्द्र को मौका मिल जाता है। डॉक्टर धीरेन्द्र अपने इस षड्यंत्र में अपने 2 कर्मचारियों को भी शामिल कर लेता है और 2 जून 2018 को दोनों को लेकर एक गाड़ी बुक करता है और नेपाल निकल जाता है। लेकिन डॉक्टर धीरेन्द्र जब नेपाल के लिए निकलता है तो जानबूझकर अपना फ़ोन घर में ही छोड़ देता है। नेपाल जाकर अपने कर्मचारियों के फ़ोन से राखी को फ़ोन करता है। राखी कहती है कि मैं भैरवा के सड़क किनारे खड़ी हूँ, मनीष भी घर जा चुका है। राखी जैसे ही अपना लोकेशन बताती है, डॉक्टर धीरेन्द्र अपने दोनों साथियों को लेकर वहां जाता है और राखी को गाड़ी में बैठाता है और पोखरा के लिए निकल जाता है। पोखरा में जब सब लोग पहुंचते हैं तो वहां पर एक होटल बुक कर लेते हैं। 2 कमरे बुक कर लेते हैं। एक कमरे में राखी और डॉक्टर धीरेन्द्र, जबकि दूसरे कमरे में उसके दोनों साथी रहते हैं। रात को दोनों एक साथ ही खाना खाते हैं। खाने में डॉक्टर धीरेन्द्र कुछ नशीली दवाई मिला देता है, जिसे खाने के बाद राखी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर धीरेन्द्र दरिंदगी की सारी हदें पार कर देता है
दरअसल डॉक्टर धीरेन्द्र राखी को लात, घूंसों और चप्पलों से बेहद बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। डॉक्टर धीरेन्द्र इस प्रकार से उसकी पिटाई करता है कि घटनास्थल पर ही राखी की मौत हो जाती है। जैसे ही राखी की मौत हो जाती है तो डॉक्टर धीरेन्द्र अपने दोनों कर्मचारियों को बुलाता है और राखी की लाश को गाड़ी में रखकर पोखरा की पहाड़ियों पर चला जाता है और पहाड़ियों से ही राखी की लाश को जंगल में फेंक देते हैं। उससे पहले डॉक्टर धीरेन्द्र राखी का फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है और उसका फ़ोन भी उसी जंगल में ही फेंक देता है। इसके बाद तीनों वहां से गोरखपुर वापस आ जाते हैं। वाकई में डॉक्टर धीरेन्द्र जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस डॉक्टर धीरेन्द्र की निशानदेही पर उसे अपने साथ लेकर उसकी बताई हुई जगह पर जाती है। तो आखिरकार उस पहाड़ी के जंगलों से राखी की लाश को बरामद कर लेती है। इसके बाद पुलिस रॉकी के भाई अमर की तहरीर पर डॉक्टर धीरेन्द्र और उसके दोनों कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज करती है और इन तीनों आरोपियों को गंभीर धाराओं में जेल भेज देती है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।